हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का सामना रियलिटी से हुआ है और उन्हें पता चला होगा कि मार्केट कोई बेड ऑफ रोजेस नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक सीरियस गेम है जिसमें आपको सरवाइव करना है और अब वो वक्त आ गया है कि मार्केट ये फैसला करेगा कि कौन मार्केट में टिकेगा और कौन मार्केट से बाहर हो जाएगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आज इंडियन मार्केट्स में खास करके हाहाकार मच गया और चारों तरफ पैनिक ही पैनिक। निफ्टी 50 में 50 में से 49 स्टॉक्स डाउन थे, सिर्फ एक ही माइनर अप था। तो ऐसा क्या हो गया, आइए समझते हैं। तो वॉर में मेजर एस्केलेशन हुआ है। आइए क्विकली हम वॉर की में क्या डेवलपमेंट्स हुई उसको समझते हैं, ऑयल पर क्या इम्पैक्ट है उसको समझते हैं और फिर हम मार्केट की बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि वॉर में क्या हुआ। तो वॉर में मेजर एस्केलेशन हुआ है। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड को हिट किया है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड है। आवर्स लेटर ईरान रिटेलिएटेड बाय हिटिंग कतार्स रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट LNG एक्सपोर्ट टर्मिनल। तो आप देख रहे हैं अब लड़ाई ऑयल की हो गई है। हम तुम्हारे ऑयल रिजर्व को मारेंगे, तुम हमारे ऑयल रिजर्व को मारोगे। कतार ऑर्डर्ड ईरानियन सिक्योरिटी एंड मिलिट्री अटैचेस टू लीव द कंट्री। सऊदी अरेबिया ने कहा है द लिटिल ट्रस्ट दैट रिमेन्ड इन ईरान हैज बीन कंप्लीटली शैटर्ड। तो इजराइल ने फाइनली जो गल्फ की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में वो फूट डालने में जो है सक्सेसफुल हो गए हैं और किसी भी तरीके से वो यूनाइट होके इजराइल और अमेरिका से लड़े उसकी पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। ईरान ऑल्सो लॉन्च्ड मिसाइल एट सऊदी एंड UAE एनर्जी टारगेट्स। सऊदी FM वार्नड दैट नॉन पॉलिटिकल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इफ ईरान कंटिन्यूज अटैक। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये अब लड़ाई ऑयल की लड़ाई में बदल गई है। ट्रंप ने यह भी थ्रेटन किया है कि इफ ईरान अटैक्स कतार अगेन द US विल मैसिवली ब्लो अप द एंटायरिटी ऑफ द साउथ पार्ट्स गैस फील्ड। तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसे भी वो बर्बाद कर देंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। और साथ में ईरान के जो भी टॉप लीडरशिप हैं उन पर लगातार जो है हमले हो रहे हैं और कई जो हैं अब उनकी डेथ हो गई है। तो उसमें उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी है, डिफेंस मिनिस्टर भी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ऑथराइज कर दिया गया है इजराइल और की तरफ से कि जो भी दिखे उसे मार दो। और US में भी उन्होंने भी मिलिट्री एस्केलेशन कर रहे हैं। US डिप्लॉयड 5000 पाउंड बंकर बस्टर, जो कि उनके ज़मीन को भेद कर नीचे जो भी उनके मिसाइल्स जहाँ पर भी उन्होंने रखी हुई है वहाँ पर हमला कर सकता है और हॉर्मूज पर भी अटैक करने की बात हो रही है। और साथ में अमेरिका में भी अब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वहाँ पे अंदर में फूट पड़ गई है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी ईरान से कोई दुश्मनी नहीं है, इजराइल की दुश्मनी है, वो लड़े। तो जैसा कि मैंने कहा ये लड़ाई अब जो है पूरी तरीके से ऑयल वॉर बन गया है। तो अगर हम इस वॉर का स्ट्रक्चर देखें तो पहले जो 2 हफ्ते क्या हुआ, मिलिट्री स्ट्राइक्स ईरान पर चलती रही। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने हथियार बनाया, उसे बंद कर दिया और अब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, गल्फ स्टेट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक, जिसमें रास लफन और सऊदी UAE की टारगेट्स हैं, ये यहाँ पर चल रहा है। अब इसके बाद लड़ाई वर्स्ट केस में अगर ये बढ़ती है और रुकने का नाम नहीं लेती है तो क्या होगा, फुल गल्फ एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रक्शन। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। ईरान हैज़ एक्सप्लिसिटली थ्रेटेंड दिस। अगर ये होता है तो हमारे देश में भी ऑयल का बड़ा संकट आ सकता है। और यहाँ पर ये जो अटैक हुआ है साउथ पार्ट्स में, ये गेम चेंजर है। व्हाई? बिकॉज इट थ्रेटन्स नॉट जस्ट ऑयल बट ग्लोबल LNG सप्लाई।
तो इतना बड़ा रिस्क ये क्रिएट कर रहा है। कतर जहां पर ये अटैक हुआ है सप्लाइज 25% ऑफ ग्लोबल LNG, और इफ Ras Laffan goes offline for weeks, it affects gas prices in Europe, Asia and everywhere. और worst case scenario यहाँ पर क्या है, ईरान follows through the IRGC's threat to attack all Gulf energy infrastructure, सऊदी अरामको फैसिलिटीज को भी हिट कर सकता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। और इस केस में ऑयल 150 से 200 के लेवल पर जा सकता है, जिसके बारे में ईरान ने वार्न किया था कि दुनिया को तैयार होना चाहिए $200 के ऑयल के लिए। और अब जैसा कि कहते हैं ना कि जब खराब न्यूज़ आनी शुरू होती है, तो एक और ख़राब न्यूज़ क्या थी कि US फेड जो है उस रेट्स को अब कट की जो पॉसिबिलिटी थी उसे ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया है। और क्रूड अब देखिए, अब हम 110 के आसपास चल रहे हैं, और अगर यही लड़ाई चलेगी तो फिर हमें 130 और फिर 150 के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इस सबका मार्केट पर जबरदस्त इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ दिखा। पिछले 3 दिनों से मार्केट्स ऊपर जा रहे थे और एक होप दे रहे थे कि शायद इस वॉर को मार्केट जो है एडजस्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट ने शॉक दिया, सरप्राइज दिया, और सारे जो भी हमारी ऑप्टिमिज्म थी उसको एक ही झटके में किल कर दिया। और आज देखिए क्या हाहाकार मचा है हमारे मार्केट्स में, और HDFC बैंक में 5% भी गिर गया, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ऑटो सेक्टर को देखिए 4.25% गिर गया। क्यों? एक तो क्रूड बढ़ने का खतरा और दूसरा बैंकों पर संकट आता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में भी हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमारे मार्केट्स ज़्यादा गिरे। और इसका इम्पैक्ट अगर समझें कि इंडिया में अभी तक किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे किस तरीके का पड़ेगा, इसको अगर समझें तो हर 10 बैरल जब प्राइस ऑयल का इंक्रीज होता है तो 15 से 17 बिलियन डॉलर का हमारा खर्चा बढ़ता है। $1 बिलियन का मतलब होता है 9,000 करोड़ रुपए। बाकी का मैथ्स आप कर लीजिए, इतना हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो एक तरफ तो रुपया फ्री फॉल पर आ गया है, ऊपर से क्रूड भी जो ऐसा लग रहा है कि सर्किट पे सर्किट मार रहा है। एट 130 ब्रेंट वर्सेस 65, तो हम 65 पे थे और हम 130 की बात करें, 110 ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। दैट्स $100 बिलियन एडिशनल इंपोर्ट कॉस्ट। अगर हम 130 पर क्रूड चला जाता है तो $100 बिलियन एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये देगा कौन? ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास कौन सा रिजर्व बना हुआ है? आप और हम देंगे, और उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा। और जैसा कि अब रुपया जो है 93 के आसपास पहुंच चुका है, अब हम 95, तो कितने ही दूर है, हो सकता है अगले हफ्ते ही टच कर लें, और इसका इम्पैक्ट होगा FII आउटफ्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। पहले की फिगर उनकी 1,000-2,000 करोड़ की आती थी, अब 5,000, 7,000, 10,000 करोड़ की आ रही है। ओके, और फिस्कल डेफिसिट करेगा, जो कि फर्दर करेंसी को वीक करेगा। सो गवर्नमेंट फोर्स टू आइदर रेज फ्यूल प्राइस। अब ये शॉक का हमें इंतजार करना है। किसी भी दिन अचानक से ये खबर आ सकती है, छोटा सा हेडलाइन आएगा, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, और या फिर सरकार जो है इलेक्शन के डर से इसको एब्जॉर्ब करे और बढ़ने ना दे, और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बजट पर बढ़ेगा। तो अब हम 110 क्रूड के आसपास हैं, और देखिए इसका इम्पैक्ट को समझिए। हमारा क्रूड ऑयल बास्केट का अभी अगर कॉस्ट देखें $146 का करीब बन गया है। मार्च का अगर आप देखें इस वक्त इतना है। मार्च का अगर एवरेज देखेंगे तो $111 का है, और फरवरी में $70 का। तो आप देख रहे हैं कि फरवरी में 70 था और यहाँ पर डबल हो गया है। तो ये इम्पैक्ट ऑलरेडी इकोनॉमी में सीप इन कर गया है, और जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। एनालिस्ट फ्लैगिंग 130 बैरल्स जो है डॉलर पॉसिबिलिटी ऑफ गल्फ एनर्जी अटैक कंटिन्यूज। और यहाँ पे देखिए HPCL BPCL के स्टॉक्स में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और ऑटो स्टॉक भी 4 से 5% डाउन रहे। अब इस सब का इम्पैक्ट अगर हम निफ्टी में
कैलकुलेट करें, उसे कोरिलेट करें तो क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले सिनेरियो जहां पर ऑलरेडी हम हैं, क्रूड 100 से 110 के लेवल के आसपास है, वॉर कंटिन्यूस 2 to 3 वीक्स मोर, ऐसे में हम 22,000 को अपना बॉटम मान सकते हैं। 23,000 ऑलरेडी आज हमने ब्रेक कर दिया था, वापस से थोड़ी रिकवरी हो गई। 1000 पॉइंट हैं, जिस तरीके से मार्केट्स बड़े बड़े मूव्स कर रहा है, बड़े बड़े फॉल दे रहा है, शायद किसी भी 2 या 3 दिन में हम ये मीट कर जाएं। तो फिलहाल के लिए 22,000 हमारा एक अच्छा सपोर्ट या एक होप हम कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि क्रूड 110 से के नीचे रहे। अगर हम 120-30 जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाता है, ईरान ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है और फर्दर एस्केलेशन होता है, तो फिर हमें 20,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। 10 से 15% का फर्दर डाउनसाइड, तो 10-12% हम गिर चुके हैं और 10% अगर हम गिरेंगे तो फिर हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि वी आर इन अ बेयर मार्केट, जो कि सेंटिमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन क्या है कि सीज फायर अगले 2 हफ्ते में हो जाती है। यही हमारा आखिरी बेट है कि लड़ाई लंबी जंगी लड़ाई पर कन्वर्ट नहीं होती है और शायद 2 हफ्तों में कोई सल्यूशन निकल जाता है। उस केस में क्रूड में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 80 के लेवल के आसपास हम टिक जाएंगे और तब हमें 24,000 तक की बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में 25,000 पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये रैली शॉर्ट लिव्ड होगी, क्यों? क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बिगड़े हुए हैं और हमारे इकॉनमी पे ग्रोथ एवेन्यूज़ बहुत कम है। तो इसलिए ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली होगी और ये आपके पास एक मौका होगा कि अगर अभी आपने एग्जिट नहीं किया अपने बुरे स्टॉक्स को तो उस वक्त जाकर कर सके। अब आइए HDFC बैंक की बात करते हैं। कहते हैं ना कि व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स, तो वही सिचुएशन हो गई कि एक तो लड़ाई की हालत इतनी चली रही है, बिगड़ रही है, एस्केलेशन हो रहा है और ये खबर आ गई। तो इसमें क्या हुआ, उनके जो चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कई सारी बातें उन्होंने कही कि एथिकल कुछ इश्यूज़ है वगैरह 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 वगैरह, वो सब आपने पढ़ा होगा और इसका एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि HDFC बैंक का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे भी होता है, निफ्टी पे भी होता है। 5% स्टॉक डाउन हो गया और ये हमें क्या बता रहा है? देखिए, मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्री की इंडिया में हालत ख़राब है और ख़ास करके बैंक, अगर HDFC बैंक में देखें कोविड के टाइम से किस तरीके से उनके प्रमोटर और जो CEO थे उन्होंने रिज़ाइन किया और फिर मर्जर्स हुए और वो सब बता रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें फंडामेंटल कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हालांकि इतना रिस्पेक्टेड बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, कोई भी ओपनली इसके बारे में बात करने को रेडी नहीं था। रिटेल इन्वेस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा पोजीशन इसमें थी और कोई भी एनालिस्ट, कोई भी यूट्यूबर अगर HDFC की बात करता था वो यही कहता था HDFC खरीद लो, HDFC खरीद लो। शायद ही कोई एनालिस्ट होगा जो ये कहे कि नहीं नहीं इस बैंक में इश्यूज़ हैं, इसमें नहीं खरीदना है। इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी पोजीशंस रिटेल इन्वेस्टर्स ने बनाई, फंडामेंटल्स उसके थोड़े क्वेश्चनेबल थे और इसी वजह से इसने, जो कि जिसको सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर माना जा रहा था, वो सबसे बड़ा फिसड्डी स्टॉक साबित हुआ। इसके बारे में हमने बार बार आपके साथ इसके बारे में शेयर किया है और बात सिर्फ HDFC बैंक की नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये सारे इंडिया के बड़े नामी गिरामी बैंक हैं और लगभग हर बैंक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फ्रॉड है या डिफ़ॉल्ट है या माइक्रो फाइनेंस की प्रॉब्लम है, प्रमोटर भी स्टेक सेल कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे बैंक्स की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब ध्यान रहे कि 30 to 35% वेट निफ्टी में ये रखते हैं और इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा पोजीशंस रिटेल इन्वेस्टर्स की है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो देखिए गड़बड़ है, अदरवाइज इतने सारे सिम्टम्स हमें नहीं देखते।
इसलिए मुझे लगता है बैंक और फाइनेंस में अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल और बहुत सोच समझ कर इसमें पोजीशंस बना कर रखिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में इन्वेस्टर करे क्या? एक तरफ वॉर की प्रॉब्लम है, आप मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में इसे एक टेम्प्ररी प्रॉब्लम मान सकते हैं कि ठीक है 2-3 महीने में ये फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए ये फिक्स हो जाता है, मान लीजिए अगले हफ्ते फिक्स हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या? आप देख रहे हैं कि बैंक्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, इंडिया में कोई ग्रोथ स्टोरी हमें देखने को नहीं मिल रही, आईटी सेक्टर इज गोइंग डाउन। तो ऐसे में आप अगर ये वॉर ख़त्म भी हो जाता है, आपको इंडियन मार्केट में कितनी रिकवरी देखने को मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप 24,000 पहुँच जाएंगे, 25,000 पहुँच जाएंगे। पिछले बार भी हमने देखा कि हमारा मार्केट 26,000 पहुँच गया, पर क्या आपका मार्केट रिकवर कर पाया? क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स आपके जो हैं बैड एप्पल्स हैं, और जो कुछ स्टॉक्स को आप यूज़ करके मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, अपने हेडलाइन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ज़्यादातर स्टॉक के फंडामेंटल बिगड़े हुए हैं, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें अपने पोर्टफोलियो को क्लीन अप करना है। क्यों क्लीन अप करना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी देखिए मार्केट 10% गिर गया है, मोस्ट लाइकली अगर इसी तरीके से लड़ाई बढ़ी तो हम 20% पर आ जाएंगे। 20% डाउन पे हम कह सकते हैं कि हम बेयर मार्केट में आ गए। अब अगर ये लड़ाई बढ़ जाती है, क्रूड 150 पहुंच जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, या कोई बड़ा स्कैम, कोई भी बड़ा एक इवेंट इंडियन मार्केट में आ जाता है, तो हम यहाँ पर हम बेयर मार्केट देख सकते हैं। काफ़ी सालों के बाद पिछला जो बड़ा बेयर रन हमें 2008 के बाद देखने को नहीं मिला है, छोटे मोटे बेयर रन देखने को मिले। बेयर रन में मार्केट 30% तक गिर सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में आप गिन गिन के चुन चुन के अच्छे स्टॉक्स को रखें, जिनके हाई फंडामेंटल्स बहुत साउंड है, बैलेंस शीट बहुत साउंड है। अगर 2 साल तक मार्केट्स गिरते रहे और वर्ल्ड में रिसेशन रहा, क्या आपकी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? इस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे लास्ट फ्राइडे का वीडियो को रेफ़र करिए, उसमें हमने क्लियर कट जो है इंडिकेटर्स शेयर किए थे, जिसको यूज़ करके आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि संडे के दिन होने वाला है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, आप क्विकली जो है ये पता करना चाहते हैं कि आपका स्टॉक हाई क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है, तो आप हमारे टूल्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जिसका मैं क्विकली आपको डेमो दिखाता हूं। और उस टूल में अपने स्टॉक का इनपुट डालकर आप सिर्फ उसका स्कोर देख के पता कर सकते हैं कि स्टॉक को हमें रखना है या नहीं रखना है, और मेरी बाय प्राइस किस लेवल पर होनी चाहिए, क्या है उस स्टॉक की फेयर वैल्यू। अगर वो लेवल आपको पता होगा तो आप उसे एवरेज करके उस प्राइस पर भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म तक कॉन्फिडेंटली अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो आइए क्विकली मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं कि कैसे इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे जाना है और उसमें इन्वेस्टिंग वेबिनार पे क्लिक करना है। आपको टॉप पर ये लिंक दिख रहा होगा। अगर आप मोबाइल पे देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक बैनर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप आएंगे तो यहाँ पर आपको BT स्टॉक एक्सरे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप इस टूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको क्विकली इस टूल का भी डेमो दे देता हूँ। तो आपको लॉगिन करके जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग टूल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा और उसमें स्टॉक एक्सरे ये टूल है, इस पर आपको जाना है। तो लॉन्च टूल आपने किया और इसके बाद आपको ऐसी एक स्क्रीन दिखेगी। अब जिस भी स्टॉक को आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पर आप दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे TCS देता हूँ। तो TCS जैसे ही मैं आपको देता हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट
देखनी है वो ये है कि इसका फाइनेंशियल स्कोर क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 91 आउट ऑफ 100 मतलब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ग्रेड ए स्टॉक। हम सजेस्ट करते हैं कि 70 से नीचे का अगर स्कोर है उसे आप ना लें। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये ROE, ROCE, पैट मार्जिन, ये सब आप इसको अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ स्कोर से ही आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं। अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें और भी आपको चीज़ें दिखेंगी कि मार्जिन कैसे इसका मूव कर रहा है, रिटेल कैसा, इसका रिटर्न्स कैसे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। तो रिस्क क्या है वो भी आपको बताएगा। तो बेसिकली ये सब कुछ बैलेंस शीट के बेसिस पर है। तो यहाँ से आपको स्टॉक की क्वालिटी पता चल रही है कि मेरी क्वालिटी स्कोर क्या है। 70 एंड अबव मतलब ये मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे। 70 से नीचे हैं तो इट्स एन एग्जिट कैंडिडेट, जब भी मुझे मौका निकलेगा मैं इसको एग्जिट करूँगा। और दूसरी चीज़ जो है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखिए तो ये है 2953, ये इसकी वैल्यू है। मतलब कि इस वक्त अगर आप TCS का स्टॉक देखेंगे तो वो अंडर वैल्यूड है। हम ऐसे सिचुएशन में ये सलाह देते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी उसकी है, जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, उससे 20% नीचे तक आपको स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहना चाहिए। बुल मार्केट में हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे जैसे ही आता है आप लेना शुरू कर सकते हैं, और जब रिस्क बढ़ जाता है मार्केट में तो हम कहते हैं कि 20% नीचे तक आप लीजिए, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम्स में मूव करते हैं। जब वो गिरते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा गिरते हैं, जब वो चढ़ते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा चढ़ते हैं। तो आपने क्वालिटी स्कोर देख लिया, वैल्यूएशन देख लिया। अब जब आप ये चेक करके पोजीशंस को बनाएंगे तो आप कॉन्फिडेंटली इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पूरा बाज़ार गिरे और ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरे, ये हो सकता है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हमें ये पता है कि ये इस मंदी को सरवाइव कर लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी बैलेंस शीट अच्छी है। वो कंपनी जिनकी बैलेंस शीट अच्छी नहीं है वो बैंकरप्ट हो सकते हैं, हो सकता है 2 साल में ही बैंकरप्ट हो जाए, या हो सकता है कि जब मार्केट रिकवर हो तो वो रिकवर ना करे। तो जब बैलेंस शीट अच्छी होगी तो अच्छे चांसेस होते हैं कि मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ये स्टॉक रिकवर करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप हमारे टूल से पता कर सकते हैं, और इसके बेस पर क्विकली आपको, मुझे लगता है 10-15 मिनट में ही आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा एक्सरे निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों क्विकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। दोस्तों जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये डिसेंडिंग वेजेस पैटर्न पर प्राइजेस चल रही हैं, और अगर आप देखें तो ये इस तरीके से प्राइजेस घूम रही हैं, और हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर इसके ऊपर प्राइजेस सस्टेन होती हैं तो एक रिवर्सल का होप देगा। लेकिन ये जो आपको यहाँ पर प्राइजेस जाती हुई दिख रही हैं, अगर आप उस दिन का चार्ट देखें तो वो लेटर पर आधे दिन प्राइजेस इस लेवल से ऊपर रही, ये सस्टेन नहीं की, और इस पैटर्न में ही प्राइजेस घूम रही हैं। इसमें खासियत क्या है कि मार्केट आने वाले दिनों में और ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा, यानी कि चूँकि ये पैटर्न बड़ा होता जा रहा है तो अब ये इतने बड़े बड़े मूव्स करेगा। जब तक ये जो है कन्विंसिंगली इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम मानेंगे कि प्राइजेस इसी के अंदर हैं। तो आज जिस तरीके का बड़ा गैप डाउन दिखा, तो जिन्होंने हमने जो आपके साथ शेयर किया था कि ये जो रैली है ये 400 से 500 पॉइंट के बीच में होने वाली है, तो अगर ये लेवल आपने फॉलो किया होगा तो आपने टाइमली एग्जिट किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा तो आज मार्केट ने उन्हें मौका नहीं दिया और ये सारा गेन उनका लूज हो गया। अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं अगर हम इसके बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, आज का जो मूव था मैं कहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, और ज़्यादा होने का रीज़न क्या था? HDFC बैंक।
अब HDFC बैंक में थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कुछ आजकल में थोड़ी बहुत कुछ पॉजिटिव खबर भी आ जाए और इसकी वजह से अगर बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी थोड़ी सी भी हो जाए या रिकवरी हो जाए तो यहाँ पर हमें राइज देखने को मिलेगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ग्रीन अगर आएगा तो आपको खरीदना नहीं है। किसी भी हालत में अभी हम लॉन्ग साइड पर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम छोटी मोटी रिकवरी की बात करें ताकि हम अपने शॉर्ट्स को क्लोज कर सकें, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त 23,100 ये लेवल के ऊपर हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट थोड़ा बहुत हमें सरप्राइज कर सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हमें सरप्राइज कर सकता है। लेकिन मैं वार्न कर देता हूँ दोस्तों, ये टाइम बाइंग का नहीं है। यहाँ से हो सकता है एक टेक्निकल बाउंस मंडे या कल भी हमें देखने को मिल जाए। तो अगर मंडे को आपकी शॉर्ट पोजीशंस हैं और स्क्रीन पर अगर ग्रीन दिखता है थोड़ा भी, तो आप शॉर्ट्स को कट कर लीजिए, लॉन्ग जाने का भी बात ही नहीं बनता है। और हमें अब नेक्स्ट जब भी शॉर्ट सिग्नल आएगा तो हमें शॉर्ट करने का सोचना है। फिलहाल के लिए हमारा यही सजेशन है कि ग्रीन आते ही अपने शॉर्ट्स को कट करिए, अगर ग्रीन नहीं आता है तो अपने शॉर्ट्स को कैरी करिए। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।